जय हिंद दोस्तों। आज हम क्लास 12th इंग्लिश कंपलसरी का चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है इंडिगो वो चैप्टर पढ़ेंगे। अब देखिए, क्लास 12th में जो इंग्लिश कंपलसरी सब्जेक्ट है उसके अंदर दो किताबें चलती है। एक किताब का नाम है फ्लेमिंगो और दूसरी किताब का नाम है विस्तास। तो अभी हमारी फ्लेमिंगो के ऊपर सीरीज चल रही है, तो फ्लेमिंगो का चैप्टर नंबर 5 इंडिगो को आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, ऑथर का नाम क्या है? ऑथर का नाम है लुइस फिशर। फिशर की स्पेलिंग आप लोग अच्छे से देख लीजिए और लुइस की स्पेलिंग भी अच्छे से देख लीजिए। जैसे हिंदी में हम लोग प्रसंग, व्याख्या ये सब करते हैं, वैसे इंग्लिश के अंदर भी रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट एक चीज होती है। जब आप वो करते हैं, ठीक है, कि ये चैप्टर कौन सी किताब से लिया गया है, इसके ऑथर कौन है, तब आपको जो है ऑथर का नाम याद होना और चैप्टर का नाम याद होना ये बहुत जरूरी है। अब देखिए, एक चीज मैं आपको बता दूं, जब भी कोई प्रोज सेक्शन होता है, प्रोज सेक्शन मतलब जो कहानी जो चैप्टर की होती है, कहानी वाले जो चैप्टर्स होते हैं उसके हमेशा क्या होंगे, ऑथर होंगे। ठीक है, और जो पोएम्स होती है उसके क्या होंगे, पोइट या फिर पोइट्रेस। यदि मेल है तो पोइट होंगे और यदि फीमेल है तो पोइट्रेस होगी। लेकिन ये एक कहानी है और कहानी वाले चैप्टर को अपन नाम देते हैं प्रोज सेक्शन। ठीक है, प्रोज उसको कहा जाता है। ठीक है, तो फ्लेमिंगो के पहले पार्ट में प्रोज ही है, सारे चैप्टर में कहानी है। तो इसके भी क्या होंगे, इंडिगो चैप्टर के ऑथर होंगे और ऑथर का नाम क्या है, लुइस फिशर। ठीक है, अब देखिए, शुरू के जो 4 चैप्टर है वो हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। ये पूरा प्रोज सेक्शन है। इसके बाद में पोइट्री सेक्शन अलग आएगा, वो भी फ्लेमिंगो बुक के अंदर ही आएगा। ठीक है, तो फ्लेमिंगो बुक के दो पार्ट है, एक है प्रोज सेक्शन और एक है पोएट्री सेक्शन। ये प्रोज सेक्शन का इंडेक्स है। ये जो इंडेक्स आप लोग स्क्रीन पे देख रहे हैं ये प्रोज सेक्शन का है। अब देखिए, हम 4 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे 5वां चैप्टर जिसका नाम है इंडिगो और इसके ऑथर कौन है, लुइस फिशर। ठीक है, अब देखिए, मैंने जो है एनसीईआरटी की फोटोज स्क्रीन पर लगा रखी है इन द फॉर्म ऑफ पीपीटी। ठीक है, लेकिन मेरा रिकमेंडेशन यही है कि आप लोग अपनी किताब को लेकर बैठिए, क्योंकि ऑडियो सुनेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक वीडियो नाना करके भी 25 से 30 मिनट की बन जाती है। तो इतनी देर फोन में घुसे रहना और फिर रिवीजन करना, वापस वीडियोस को पूरा पूरा देखना, तो मुझे लगता है फिर आपकी आई साइट पे अननेसेसरी लोड आएगा। दैट्स वाई आप ऑडियो सुन लीजिए और वीडियो को एक बार देख लीजिए। ठीक है, जिनके पास में बुक्स नहीं है वो बुक्स ले लीजिए, बाय कर लीजिए। मेरा तो यही रिकमेंडेशन है आप सभी से। आंखें जो है वो बहुत अनमोल है और जब आप इतनी इतनी देर फ़ोन देखेंगे, एक ही सब्जेक्ट थोड़ी ना पढ़ना है आपको, और भी सब्जेक्ट्स पढ़ने होंगे, तो फिर आपकी आई साइट पे अननेसेसरी लोड आएगा। अब जो है मैं चैप्टर को स्टार्ट करता हूँ। हिंदी में मैं आपको बताऊंगा इस चैप्टर की समरी और एकदम डिटेल में के अंदर बताऊंगा, जैसे कि चैनल का नाम ही है डिटेल में। ठीक है, तो जिन भी लोगों ने लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को ऑल पे क्लिक कर दीजिए ताकि मेरी आने वाली वीडियोस आपको जल्द से जल्द मिल जाए। ठीक है, अब अपन स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो चैप्टर के ऑथर है लुइस फिशर, ये महात्मा गांधी जी से मिलते हैं। कहाँ पे मिलते हैं, सेवाग्राम में। उनका आश्रम होता है सेवाग्राम में, उधर महात्मा गांधी जी से मिलते हैं। कब मिलते हैं, 1942 के अंदर। और अब जो भी चैप्टर में बातें बताई जाएगी वो महात्मा गांधी जी बता रहे हैं किसको, लुइस फिशर को। तो महात्मा गांधी जी बोलते हैं कि 1916 में एक सेशन होता है कांग्रेस का, नेशनल कांग्रेस का एक सेशन होता है। सेशन मतलब एक मीटिंग होती है। दिसंबर 1916 में एक सेशन होता है लखनऊ के अंदर, जिसके अंदर 2301 से भी ज़्यादा डेलीगेट्स यानी कि लोग उसमें आते हैं। अलग अलग लॉयर्स हो गए, अलग अलग लीडर्स हो गए, वो उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। उसमें जो है डिसीजन लिया जाता है कि ब्रिटिशर्स को जो है 1917 तक कैसे भी करके भारत से निकालना है। और फाइनली 1917 में जो महात्मा गांधी जी है वो ये क्लियर कट अपने दिमाग में बिठा लेते हैं कि हमें ब्रिटिशर्स को भारत से निकालना है आने वाले कुछ सालों के अंदर। ठीक है, मतलब जल्द से जल्द हमें अब ब्रिटिशर्स के साथ में कोई भी सुलह, कोई भी नेगोशिएशन नहीं होगा, अब केवल इनको हमें बाहर निकालना है। ठीक है, अब यहाँ पर होता क्या है, अब महात्मा गांधी जी बताते हैं एक बार हुआ ये कि मेरे पास एक व्यक्ति आया जिसका नाम था राजकुमार शुक्ला। ठीक है, मेरे पास एक व्यक्ति आता है राजकुमार शुक्ला, और वो जो है अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में कहता है
कि चंपारण के अंदर जो है पीजेंट्स पर बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन किया जा रहा है। कौन कर रहा है एक्सप्लॉयटेशन? ब्रिटिशर्स कर रहे हैं। अब देखिए एक फ़र्क मैं आपको बता देता हूँ, पीजेंट्स और फार्मर्स के बीच में क्या फ़र्क है। फार्मर्स के पास में खुद की ज़मीन होती है और पीजेंट्स दूसरों की ज़मीन पे खेती करते हैं। खेती दोनों ही करेंगे, लेकिन फार्मर की खुद की ज़मीन होगी और पीजेंट्स दूसरे की ज़मीन पे खेती करेगा और उसको कुछ रेंट देगा, ठीक है? ये होता है। अब रेंट कैश में भी दे सकता है और क्रॉप्स में भी दे सकता है। तो जो क्रॉप का एक टुकड़ा देता है मालिक को पीजेंट, उसको अपन क्या बोलेंगे? शेयर क्रॉपर, ठीक है? क्योंकि वो अपनी क्रॉप को एक पोर्शन जो है क्रॉप का उसको क्या कर रहा है? शेयर कर रहा है अपने मालिक के साथ में, क्योंकि जमीन तो मालिक की है ना। तो राजकुमार शुक्ला अपनी प्रॉब्लम महात्मा गांधी को समझाता है कि चंपारण आप चलिए और वहां पर जो है पीजेंट्स के साथ में बहुत गलत हो रहा है। अब महात्मा गांधी जी जो है वो पहले शॉक हो जाते हैं और वो पूछते हैं कि चंपारण आखिर है किधर। तो राजकुमार शुक्ला बोलते हैं कि जो नेपाल का फुट हिल्स है उधर है। नेपाल का फुट हिल्स मतलब नेपाल के जस्ट नीचे बिहार आ जाता है, तो चंपारण जो है वह बिहार के अंदर है, ठीक है? अब जब राजकुमार शुक्ला वहाँ पर आता है अपनी प्रॉब्लम, तो उसने अपनी प्रॉब्लम महात्मा गांधी को ही क्यों बताई? और भी तो वहाँ पे लीडर्स थे, औरों को क्यों नहीं बताई? क्योंकि उसने किसी से सुना था कि तुम्हारी जो समस्या है वो ब्रिटिशर्स के साथ में है, ठीक है? और ब्रिटिशर्स से नेगोशिएट करना, ब्रिटिशर्स की जो चाल है उसको समझना, वो महात्मा गांधी उससे वाकिफ है। महात्मा गांधी को बहुत एक्सपीरियंस है। तो तुम्हारी ये जो समस्या है इसको महात्मा गांधी सॉल्व कर सकते हैं। इसलिए राजकुमार शुक्ला जो है वो महात्मा गांधी से मिला। अब जब राजकुमार शुक्ला महात्मा गांधी से मिला तो महात्मा गांधी जी उसका वर्णन करते हैं कि बहुत ही दुबला पतला था, ठीक है? और तो महात्मा गांधी जी बताते हैं कि राजकुमार शुक्ला जो है बहुत ही ज्यादा दुबला पतला है, ठीक है? आंखों में जो है इसके भूख नजर आ रही है और आंखों से ये पता चल रहा है कि बहुत ज्यादा पीड़ित है। पीड़ित है क्यों? जब भी तो यहाँ पर आया है, ब्रिटिशर्स एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं, शोषण कर रहे हैं, मानसिक भी और शारीरिक भी। जब भी तो ये यहाँ पर आया, अपनी प्रॉब्लम को शेयर कर रहा है मेरे साथ में, तो आंखों से उसका दर्द नजर आ रहा है। और कपड़े जो है वो फटे पुराने से कपड़े हैं और बहुत ही दुबला पतला है। देखने से लगता है कि फार्मर्स की स्थिति और पीजेंट्स की जो स्थिति है वो बहुत ज़्यादा खराब है इंडिया के अंदर, ठीक है? फिर महात्मा गांधी जी उसको ये बोलते हैं कि अभी तो मेरे पास में टाइम नहीं है, अभी पहले मैं कानपुर जाऊंगा, ठीक है? कानपुर जाऊंगा, उसके बाद में मैं अहमदाबाद जाऊंगा गुजरात में, वहाँ पर एक मेरा आश्रम है, वहाँ पर मैं जाऊंगा, ठीक है? तो अब राजकुमार शुक्ला जो है वो ज़्यादा पढ़ा लिखा तो होता नहीं है, लेकिन वो अपने काम को करने के लिए बहुत ज़्यादा पैशनेट होता है। वो जो भी एक बार ठान लेता है उसको ज़रूर पूरा करके रहता है, ठीक है? तो वो महात्मा गांधी के पीछे पीछे कानपुर भी आता है। फिर जो है महात्मा गांधी जी अहमदाबाद जाते हैं गुजरात में अपने आश्रम में, तो वहाँ पर भी जाता है। अंत में जो है राजकुमार शुक्ला महात्मा गांधी को कहता है कि आप एक डेट फिक्स कर दीजिए। महात्मा गांधी जी सोचते हैं चलो इतना पैशनेट व्यक्ति है, इतना डिटर्मिनेशन है इसके अंदर, तो मैं इसको एक डेट बता देता हूँ। तो महात्मा गांधी जी एक डेट बता देते हैं कि इस तारीख को तुम कोलकाता के स्टेशन पे, कलकत्ता उस समय कलकत्ता कहते थे, कलकत्ता के स्टेशन पे मुझे मिल जाना। ठीक उसी तारीख को जो है राजकुमार शुक्ला उस स्टेशन पे आ जाता है और महात्मा गांधी भी आ जाते हैं। दोनों जो है मिलकर कहाँ पे जाते हैं? राजेंद्र प्रसाद जी के घर पे जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, वही राजेंद्र प्रसाद जो कि इंडिया के जो है फर्स्ट प्रेसिडेंट रहे हैं, ठीक है? हालांकि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से भी पहले एक प्रेसिडेंट हो चुके हैं, ठीक है? लेकिन वो टेम्पररी बेसिस पे थे। यदि हम देखें कि प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशन और कहे कि परमानेंट बेसिस पे, मतलब जो अपना टेन्योर को पूरा करे, ठीक है? वो वाले फर्स्ट कौन थे? तो वो तो राजेंद्र प्रसाद थे। लेकिन राजेंद्र प्रसाद से भी पहले एक प्रेसिडेंट हमारे हो चुके टेम्पररी बेसिस पे, उनका नाम आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है? गूगल करिए, अपने टीचर से पूछिए और उनका नाम कमेंट सेक्शन में बताइएगा। एम लक्ष्मीकांत बुक के अंदर भी उनका नाम आता है काफ़ी बार, ठीक है? तो अब क्या होता है, दोनों मिलके जाते हैं स्वामी राजेंद्र दास जी के घर पे। अब राजेंद्र प्रसाद जी जो है वो लॉयर होते और उस समय वो जो अपने घर पे नहीं होते, तो उनके जो सर्वेंट्स होते, किनके सर्वेंट्स? राजेंद्र प्रसाद जी के। वो देखते हैं कि राजकुमार शुक्ला और ये तो बार बार राजेंद्र प्रसाद जी से मिलने आते रहते हैं, तो उनको तो घर के अंदर एंट्री मिल जाती है, लेकिन जो महात्मा गांधी जी होते हैं उनको घर के अंदर एंट्री नहीं मिलती। इवन
बाहर जो है कुआं होता है, वेल, उससे जो वो पानी पीते हैं, तो पानी पीने के लिए भी उनके सर्वेंट्स मना कर देते हैं। क्यों? क्योंकि उस समय पे अनटचेबिलिटी होती है और उनके जो सर्वेंट्स हैं राजेंद्र प्रसाद जी के, उनको पता नहीं था कि महात्मा गांधी अनटचेबल है या नहीं है। इस वजह से उनको एंट्री भी नहीं मिलती और राजकुमार शुक्ला को एंट्री मिल जाती है। अब उनको क्यों एंट्री मिल गई? क्योंकि वो राजकुमार शुक्ला जो है पहले भी, ये नहीं है कि पहली बार ही वो अपनी प्रॉब्लम लेकर गया किसी के पास, ऐसा नहीं है। वो पहले भी कई सारे लॉयर्स, कई सारे लीडर्स के पास में जा चुका। तो उनके जो सर्वेंट्स हैं राजेंद्र प्रसाद जी के, वो राजकुमार शुक्ला को जानते थे कि ये व्यक्ति तो कई बार आ चुका है राजेंद्र प्रसाद जी के पास में, इसलिए उनको एंट्री मिल जाती है, बट महात्मा गांधी को एंट्री नहीं मिलती। फिर जो है महात्मा गांधी कहते हैं कि अब देखो, राजेंद्र प्रसाद जी यहाँ पर है नहीं और तुम केस को जो है वो मुझे समझा नहीं पाओगे, तो अब मैं जा रहा हूँ मुजफ्फरपुर। तो वो जो है मुजफ्फरपुर में चले जाते हैं। आप लोगों को लास्ट वाला पैराग्राफ दिख रहा होगा फोटो के अंदर, वो मुजफ्फरपुर में जाते हैं और वहाँ पे जो है उनका वेलकम करते हैं जेबी कृपलानी, एक प्रोफेसर होते हैं आर्ट्स कॉलेज के, वो उनका वेलकम करते हैं जब वो मुजफ्फरपुर के स्टेशन पे जाते तब, स्टेशन पे पहुंचते तब। तो जेबी कृपलानी और उनके जो स्टूडेंट्स हैं वो महात्मा गांधी जी का वेलकम करते हैं। मुजफ्फरपुर के अंदर वो 2 दिन रुकते हैं और 2 दिन किसके घर पे रुकेंगे? टीचर मलकानी के घर पे रुकेंगे। ठीक है, इसमें देखिए आप लोग बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा। वेलकम करने आए जेबी कृपलानी और उनके स्टूडेंट्स, आर्ट्स कॉलेज के प्रोफेसर थे जेबी कृपलानी, लेकिन रुके किसके घर में? उसी मुजफ्फरपुर में घर पे किसके रुके? तो घर पे रुके वो टीचर मलकानी के घर पे। ठीक है, वहाँ पे उन्होंने केस को समझा और इस केस से रिलेटेड जितने भी लॉयर्स थे उन सबको बुलाया और उन सबसे केस को समझा कि आखिरकार केस है क्या। अब सबसे पहले जो है महात्मा गांधी जी ने उन सभी लॉयर्स को थोड़ा बहुत डांटा फटकारा। क्यों? क्योंकि देखो, एक तो तुम बहुत ज़्यादा हाई फीस ले रहे हो, सबसे पहली चीज़ तुम्हारी ये गलती है, और दूसरी चीज़ ये, तुम पैसे लेकर भी पूरा काम नहीं कर रहे। जो ब्रिटिशर्स का एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है फार्मर्स के साथ में, तो फार्मर्स को, पीजेंट्स को, तुम उनको एक्सप्लॉयटेशन से भी नहीं बचा पा रहे और ऊपर से तुम्हारी फीस भी बहुत ज़्यादा है। और फिर उनसे जो है वो केस भी समझते हैं। ठीक है, अंत में वो ये निष्कर्ष निकालते हैं, कंक्लूजन निकालते हैं कि इस केस को यदि हम कोर्ट में लेकर जाएंगे तो कोई भी बेनिफिट नहीं मिलेगा। यानी कि बेनिफिट क्यों नहीं मिलेगा? बेनिफिट इसलिए नहीं मिलेगा क्योंकि कोर्ट में जाने के लिए आपको गवाही देनी पड़ेगी, गवाह होने चाहिए, सबूत होने चाहिए, तो सबूत तो ले आएंगे, पर जो पीजेंट्स है वो गवाही नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? क्योंकि वो बहुत ज़्यादा डरते हैं। किससे? ब्रिटिश के जो लैंडलॉर्ड्स हैं, जो जमींदार हैं, मनी लैंडर्स हैं, और ब्रिटिश जो सरकार है उससे बहुत ज़्यादा डरते हैं। तो वो डरेंगे तो फिर वो गवाही नहीं दे पाएंगे, गवाही नहीं दे पाएंगे तो फिर कोर्ट में केस को ले जाने का कोई भी मतलब नहीं है। तो महात्मा गांधी जी यहाँ पर ये सोचते हैं कि हम ब्रिटिशर्स के साथ में क्या करते हैं, नेगोशिएट करना ही बेस्ट रहेगा। अब अब क्या होता है यहाँ पर, वो अपने जो नोट्स है उसको बनाना चालू कर देते हैं, अपने जो एविडेंस है उसको कलेक्ट करना यहाँ पर चालू कर देते हैं। अब सबसे पहले जो है, जैसे ही वो एविडेंस को कलेक्ट करना चालू करते हैं धीरे धीरे, और उसके बाद में वो जाते हैं ब्रिटिशर्स की जो लैंडलॉर्ड एसोसिएशन है वहाँ पर वो जाते हैं। वहाँ पर वो जाते हैं तो वहाँ पर एक ऑफिसर होता है, वो महात्मा गांधी को साफ साफ कह देता है कि मैं आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं दूंगा, आप तो एक आउटसाइडर है। यानी कि वो चंपारण के तो थे नहीं, ठीक है, आप एक आउटसाइडर है तो आप इंडियन ही, मतलब महात्मा गांधी है तो इंडियन ही, लेकिन उस स्टेट के तो नहीं थे। तो इसलिए वो ऑफिसर वहाँ पे क्या क्या देता है महात्मा गांधी को कि मैं आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं दूंगा, आप तो एक आउटसाइडर है। उसके बाद में जो है महात्मा गांधी को एक तिरहुट डिवीजन का एक ऑफिसर बुलाता है और वहाँ महात्मा गांधी को वो बहुत ज़्यादा बुली करता है, बहुत ज़्यादा परेशान करता है, बहुत ज़्यादा ये बोलते हैं कि आप चले जाओ वरना आपको ये खतरे हो सकते हैं यहाँ पर, मतलब उनको एक तरीके से थ्रेट देना और बुली करना ये वहाँ पर होता है। उसके बाद में जो है महात्मा गांधी क्या करते हैं, मोतीहारी में, जो चंपारण की कैपिटल है मोतीहारी, वहाँ पे अपना हेडक्वार्टर बनाते हैं और वहाँ पे जो है अपने एविडेंस को कलेक्ट करते हैं। वहाँ पर एविडेंस को कलेक्ट करते हैं। अब उनको जो है खबर आती है कि पास में ही फार्मर्स के साथ में एक्सप्लॉयटेशन किया जा रहा है। कौन कर रहा है? ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स कर रहे हैं। तो वो वहाँ पर जाते हैं अपने हाथी पर, एलिफेंट के ऊपर, वो उधर की तरफ जाते हैं। रास्ते में जो है उनको पुलिस मिलती है। पुलिस का सुपरिटेंडेंट ये कहता है कि आप जहाँ से आए आप वहीं चले जाइए, चंपारण में आपका रुकना खतरे से खाली नहीं है। ठीक है, यानी कि आप चंपारण को छोड़ दीजिए। अब जो है और वो उस समय ये भी कहता है कि आप जो है आगे नहीं जा सकते, आप
पीछे मुड़ जाइए। तो महात्मा गांधी जी जो है वो आराम से पीछे मुड़ जाते हैं और वापस जो उनका एक जहाँ से वो ऑपरेट करते हैं मोतिहारी, जो उनका घर होता है, वापस वो वहीं चले जाते हैं। ठीक है, आराम से चले जाते हैं बिना लड़ाई झगड़ा करे। कुछ देर में उनके पास में एक नोटिस आता है उसी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस का, जो कि उनको उस समय रोकता है। वो उस नोटिस पे लिखता है कि आप चंपारण को छोड़ दीजिए, आप चंपारण को छोड़ दीजिए। उसी नोटिस के पीछे महात्मा गांधी जी लिख देते आई डिनाइड, यानी कि मैं आपका ऑर्डर नहीं मानूंगा। यानी कि वो क्या कह रहे हैं कि मैं चंपारण को नहीं छोड़ूंगा। सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस क्या कह रहा है, चंपारण को छोड़ दीजिए। महात्मा गांधी जी ने पीछे क्या लिख दिया, आई डिनाइड, यानी कि मैं चंपारण को नहीं छोड़ूंगा। अब क्या हो गया, महात्मा गांधी जी ने लॉ ब्रेक कर दिया, तो लॉ ब्रेक कर दिया तो अब फैसला कहाँ होगा, फैसला होगा कोर्ट में। लेकिन महात्मा गांधी जी कोर्ट में तो जाते हैं, लेकिन कोर्ट में जाने से पहले जितने भी जो लॉयर्स है, लीडर्स है, उन सभी को सारे एविडेंस दे देते हैं और उनको ये भी बता देते हैं कि इन केस यदि मुझे जेल हो गई या कोई भी सजा हो गई तो आपको आगे क्या करना है। यानी कि जो हमारा मूवमेंट, जो प्रोटेस्ट है, वो रुकना नहीं चाहिए। फार्मर्स को उनका हक मिलना चाहिए, फार्मर्स को कंपनसेशन मिलना चाहिए, चाहे मैं रहूं चाहे मैं ना रहूं। यदि मुझे जेल हो भी जाती है तो आप लोग इस प्रोटेस्ट को मत रोकना, और सारे एविडेंस उनको दे देते हैं और कैसे क्या आगे क्या करना है वो सब उनको समझा देते हैं। अब कोर्ट में जाते हैं, जब कोर्ट में जाते हैं तो बहुत ज़्यादा उनके साथ में वो तो होते ही है महात्मा गांधी कोर्ट में, लेकिन उनके समर्थन में बहुत ज़्यादा पब्लिक होती है, फार्मर्स होते हैं, पीजेंट्स होते हैं। क्योंकि फार्मर्स पीजेंट्स को लगने लग जाता है कि एक व्यक्ति बाहर से आया हुआ हमारे लिए लड़ रहा है, तो हमारा भी कर्तव्य बनता है कि उनको बचाएं। ठीक है, इसी के साथ में बहुत सारे लॉयर्स, बहुत सारे लीडर्स, वो सब महात्मा गांधी के समर्थन में आ जाते हैं। अब यहाँ पर होता क्या है, अब यहाँ पर कोर्ट बोलती है कि आपका जो फैसला है वो हम कुछ दिनों के बाद में डील करेंगे, क्योंकि उनको पता था यदि हमने महात्मा गांधी के अगेंस्ट में कोई भी फैसला सुना दिया तो क्या होगा, पब्लिक जो है वो भड़क सकती है और यहाँ पर बहुत ज़्यादा खराब कंडीशन क्रिएट हो सकती है। तो वो बोलती है कोर्ट कि आपका जो भी फैसला है वो हम कुछ दिनों के बाद में सुनाएंगे। महात्मा गांधी जी समझ जाते हैं कि भाई कुछ दिनों बाद ये पब्लिक रहे या ना रहे, ठीक है, तो वो मना कर देते हैं कि नहीं, मेरे को तो आज ही फैसला चाहिए। फिर कोर्ट बोलती है कि चलो आपका फैसला हम अभी आपको बेल दे देते हैं, बाद में सुनाएंगे। महात्मा गांधी जी अपने जो बेल होती है उसके लिए भी मना कर देते हैं। बेल मतलब आप केस में तो हो अभी, लेकिन अभी के लिए आप फ्री हो, केस तो चल रहा है लेकिन अभी के लिए आप कुछ दिनों के लिए, कुछ घंटों के लिए फ्री हो। तो ये जो है महात्मा गांधी जी बेल को भी मना कर देते हैं। ठीक है, बेल उनको दी जाती है कोर्ट से, बट वो बेल को लेने से मना कर देते हैं। अंत में क्या होता है, कोर्ट बोलती है कि चलो आपका जो फैसला है वो हम 2 घंटे बाद में, कोर्ट बोलती है आपका जो फैसला है वो हम कुछ दिनों के बाद में जजमेंट देंगे। ठीक है, जजमेंट आपको देंगे कुछ दिनों के बाद में, जब तक के लिए आप फ्री हैं, जब तक के लिए केस तो रहेगा और जजमेंट भी बाद में आएगा, लेकिन आप फ्री हैं, आप कहीं पर भी उठ बैठ सकते हैं, कहीं पर भी आ जा सकते हैं, कोई भी हमारी तरफ से बंदिश आपके ऊपर नहीं लगाई जाएगी। ठीक है, तो इस बात से जो है महात्मा गांधी जी को थोड़ा सा रिलीफ मिलता है। और महात्मा गांधी जी कोर्ट में ये भी कहते हैं कि देखिए मैंने लॉ तोड़ा है, लेकिन हर इंसान की 2 ड्यूटी होती है, एक होती है लॉ में, ठीक है, लॉ के प्रति, कानून के प्रति, और एक होती है इंसानियत के प्रति। ठीक है, आप लोग जो है ब्रिटिशर्स के साथ में बहुत ज़्यादा आप लोग जो है, जो ब्रिटिशर्स हैं वो फार्मर्स के साथ में, पीजेंट्स के साथ में बहुत ज़्यादा गलत व्यवहार कर रहे हैं। तो मैंने अपनी कानूनी जो ड्यूटी थी उसको तोड़ करके अपनी जो इंसानियत वाली जो ड्यूटी थी, जो मेरा कर्तव्य था, उसका मैंने पालन किया। मैंने लॉ तोड़ा है, आप मुझे जो सज़ा देना चाहे वो दे सकते हैं, लेकिन जो भी होगा वो आज ही होगा। कोर्ट बोलती है कि चलो भाई आपको जो भी फैसला है वो हम कुछ दिनों के बाद में देखेंगे, जब तक के लिए आप जो है वो फ्री हैं, आप एकदम फ्री हो। उसके बाद में क्या होता है, महात्मा गांधी जी और अपने एविडेंस को कलेक्ट करने लग जाते हैं, 10,000 से भी ज़्यादा एविडेंस बनाते हैं। ठीक है, कुछ दिनों के बाद में एक नोटिस आता है कि आपका जो केस था, महात्मा गांधी के ऊपर जो केस चल रहा था वो क्या हो गया, ड्रॉप हो गया। यानी कि अब तक आप फ्री थे, लेकिन केस तो चल रहा था, लेकिन अब वो केस भी क्या हो गया, ड्रॉप हो गया, और आपको किसी भी प्रकार की कोई भी सज़ा नहीं दी जाएगी। ठीक है, अब क्या होता है, अब एक यहाँ पे नाम आता है सर एडवर्ड गेट। ठीक है, सर एडवर्ड गेट का यहाँ पर एक नाम आता है। अब वो क्या करते हैं, एक प्रपोजल रखते हैं महात्मा गांधी से कि भाई
आपने जो केस लेकर गए थे आप कोर्ट में, आओ उसके ऊपर डिस्कशन करिए। तो महात्मा गांधी जी अपने 10,000 नोट्स के साथ में, सब कुछ एकदम कंप्लीट एविडेंस के साथ में जाते हैं उनके पास में, और उनके 4 लॉन्ग इंटरव्यूज होते हैं, और वो अकेले रिप्रेजेंटेटिव होते किसके, पीजेंट्स के, फार्मर्स के, यानी कि उनके अगेंस्ट में सारे ब्रिटिशर्स हैं और फार्मर्स की तरफ से, पीजेंट्स की तरफ से वो अकेले होते हैं। उनके 4 बड़े बड़े इंटरव्यूज होते हैं, और यहाँ पर भी जानने से पहले वो सारे एविडेंस की कॉपी जो है वो बड़े बड़े लॉयर्स जैसे कि राजेंद्र प्रसाद हो गए, बृज किशोर बाबू हो गए और इत्यादि एक्सेट्रा, उन सभी को दे देते और उन सबको फिर से समझा देते कि यदि मुझे किसी कारणवश जेल हो गई, या इन्होंने मुझे बुली किया, या इन्होंने मुझे पकड़ लिया, तो तुम्हें आगे क्या करना है, ये जो प्रोटेस्ट है ये रुकना नहीं चाहिए किसी भी कंडीशन में। ठीक है, फार्मर्स को उनका हक मिलना ही चाहिए, इतना होता है। ठीक है, 4 लॉन्ग इंटरव्यूज होते हैं वहाँ पर। पहले ब्रिटिशर्स क्या सोचते हैं, ब्रिटिशर्स सोचते हैं कि महात्मा गांधी जी 100% कंपनसेशन लेंगे। अब देखिए ये केस आखिर चल क्या रहा है वो मैं आपको बताता हूँ, हालांकि ये बात मुझे पहले बता देनी चाहिए थी, बट मैं अब बता देता हूँ। देखिए जो फार्मिंग होती है, जो वहाँ पर एक नियम चलता था कि भाई पीजेंट्स है वो अपने, जो भी उसका जमींदार है उसके खेत में वो काम करेगा, ठीक है, और उस जमीन का 15% जो एरिया है उसमें क्या उगाएगा, इंडिगो उगाएगा। इंडिगो जो उजाला इंडिगो डाई आती है उसको वो प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, अब इंडिगो प्रोड्यूस करने के सबसे पहले मैं नुकसान आपको बता दूं, जहाँ पर भी इंडिगो लगाया जाएगा वो ज़मीन एक बार तो फर्टाइल होगी, तो इंडिगो की खेती हो जाएगी, और उसके बाद में 3 साल के लिए वो ज़मीन क्या हो जाएगी, बंजर हो जाएगी। और 3 साल के बाद में भी फर्टाइल कब होएगी, वो फर्टाइल तब होगी जब आप उस पर अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट लगाओगे तब। तो 3 साल तक ना तो फिर उसमें इंडिगो उगेगा, एक बार तो उग गया, फिर नेक्स्ट 3 साल के लिए ना तो इंडिगो उगाया जाएगा उस पर, ना ही कोई दूसरी क्रॉप्स उस पर उगेगी। तो 15% इलाके 15% करके किसानों की काफ़ी ज़्यादा ज़मीन जो है वो ख़राब रहती थी, और बदले में उनको जो है उतना रेट पे मिलता भी नहीं था। उनके जो क्रॉप्स थी वो बहुत ज़्यादा सस्ते में, बहुत ज़्यादा ही सस्ते में बिकती थी। अब एक खबर आती है कि भाई जर्मनी में जो है वो सिंथेटिक इंडिगो बन गया, मैन मेड इंडिगो बन गया। ठीक है, अब जाहिर सी बात है जो मैन मेड इंडिगो होगा उसकी क्वांटिटी भी ज़्यादा होगी और वो प्राइस में भी सस्ता होगा। तो ब्रिटिश यहाँ पर क्या करते हैं, ब्रिटिशर्स सोचते हैं कि अभी ये बात पीजेंट्स को पता नहीं चली, तो हम ही क्या करते हैं, वो पीजेंट्स के पास में जाते हैं और उनके पास में एक प्रपोजल रखते हैं, क्या आप जो 15% जो खेती कर रहे थे इंडिगो की, आज से ये बंद है, ठीक है, लेकिन हमें बदले में एक बार एक पैसा दे दो, कुछ पैसा हमको दे दो, और ये जो 15% वाला जो सीन था ये हमेशा के लिए बंद है। क्योंकि जाहिर सी बात है पूरे वर्ल्ड में जर्मनी का इंडिगो ही बिकेगा क्योंकि वो सस्ता है। ठीक है, तो ब्रिटिशर्स सोचते हैं हमारा जब इंडिगो ही नहीं बिकेगा तो फिर खेती करवा के क्या मतलब। तो लास्ट टाइम पे वो अपना एक और दाव खेलते हैं और बोलते हैं कि आज से 15% वाला सीन बंद है, और लेकिन बदले में तुम हमको क्या दे दो, थोड़ा थोड़ा पैसा दे दो। ठीक है, अब बाद में धीरे धीरे करके ये बातें फार्मर्स को, पीजेंट्स को भी पता चल जाती है, और वो ये सोचते कि हमारे साथ तो गलत हो गया, तो उस पैसे को लेने के लिए ये बात होती है। अब जब 4 लॉन्ग इंटरव्यूज होते हैं महात्मा गांधी के, तब उसमें ब्रिटिशर्स यही सोचते हैं कि महात्मा गांधी जी बोलेंगे कि हमें 100%, यानी कि तुम लोगों ने जितना भी पैसा लिया है, जिस भी फार्मर से, जिस भी पीसेंट से, वो सारा पैसा हमको वापस चाहिए। लेकिन महात्मा गांधी कहते हैं कि नहीं, 100% देने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, तुम तो मुझे कितना दे दो, 50% ही दे दो। ब्रिटिशर्स सोचते 50% भी ना देकर हम यदि 25% ही दे तो, ठीक है, यानी कि किसी ने आपसे 100 रुपये लिए और वो बदले में आपको 25 रुपये दे रहा है, ऐसा सीन हुआ। तो ब्रिटिशर्स की यहाँ पे चाल ये थी कि चलो 25%, ब्रिटिशर्स यहाँ पे ये सोच रहे थे कि 25% देकर, और या फिर 25% का हम बोलेंगे तो महात्मा गांधी जी मना कर देंगे, और फिर यहाँ पे डेड लॉक हो जाएगा एक, ठीक है, यानी कि महात्मा गांधी जी आगे कुछ भी नहीं कर पाएंगे और फार्मर्स की, पीजेंट्स की जीत भी नहीं हो पाएगी। लेकिन महात्मा गांधी जी कहते हैं चलो ठीक है, तुम 50 नहीं तुम 25% ही दे दो, ठीक है, यानी कि ब्रिटिशर्स की जो चाल है वो उन्हीं के ऊपर उल्टी पड़ जाती है। अब आप सोचेंगे कि यार इतना सारा पैसा लिया और सिर्फ मिल कितना रहा है, 25% मिल रहा है, तो 25% क्यों मिल रहा है। अब देखिए 25% मिलना, अब महात्मा गांधी जी यहाँ पर ये कहते हैं ये जो लड़ाई है, ये लड़ाई अभी पैसों की नहीं है, ये लड़ाई है जो डर लग रहा था पीजेंट्स को, फार्मर्स को, किसके अगेंस्ट में बोलने से,
जो मनी लेंडर्स हैं या फिर जो जमींदार है, ब्रिटिश गवर्नमेंट है, जो डर उनको लग रहा था, अब से वो डर नहीं लगेगा। ये बात पैसों की नहीं है, ये बात है यहाँ पर डर को खत्म करने की, बात है यहाँ पर सर ऊंचा करके चलने की। ठीक है, तो महात्मा गांधी जी जो है वो 25% में भी राजी हो जाते हैं। और इसके बाद में जो है महात्मा गांधी जी का काम पूरा हो जाता है। तो अब तो महात्मा गांधी जी को चंपारण छोड़ के चले जाना चाहिए था, लेकिन महात्मा गांधी जी चंपारण छोड़ के नहीं जाते। वो यहाँ पर और भी कुछ स्टेप्स उठाते चंपारण में। वो सोचते कि यहाँ पीजेंट्स और फार्मर्स की तो कंडीशन खराब है ही, इसके अलावा यहाँ पर जो और भी लोग हैं उन सबकी भी कंडीशन यहाँ पे खराब है। तो वो अपने अहमदाबाद से उनका जो बेटा होता है देवदास, उसको यहाँ पर बुला लेते हैं, ताकि वो एक सोशल डेवलपमेंट कहाँ पर चंपारण के अंदर वो कर सके। ठीक है, 6 गांव के अंदर, 6 विलेजेस के अंदर वो जो प्राइमरी स्कूल होती है, यानी कि 1st to 5th, 1st to 6th, वो जो प्राइमरी एजुकेशन होती है, इसको खुलवाते हैं, प्राइमरी स्कूल को खुलवाते हैं। ठीक है, इसके अलावा वो 2 टीचर्स, महादेव देसाई, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। महादेव देसाई और नरहरि पारिक, इन 2 टीचर्स को बुलाते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है ना आपको? 6 गाँव के अंदर वो प्राइमरी स्कूल बनवाते हैं, 1st to 5th, 1st to 6th जो होती है। ठीक है, पहली चीज ये क्वेश्चन आएगा कि महात्मा गांधी जी ने पीजेंट्स की मदद के अलावा चंपारण में क्या क्या डेवलपमेंट करे। तो आपको लिखना है कि 6 गांव के अंदर प्राइमरी स्कूल्स बनवाए, पहली चीज। दूसरी चीज, अपने बेटे को जिनका नाम था देवदास, उनको बुला लिया सोशल डेवलपमेंट करने के लिए, दूसरी चीज। तीसरी चीज, 2 टीचर्स को भी बुलवाया, नरहरि पारिक और महादेव देसाई। ठीक है, ताकि वो लोगों को एजुकेट करे, तीसरी चीज। और उनकी जो वाइफ थी कस्तूरबा गांधी, उनको भी बुलाया। और उनका क्या काम था कस्तूरबा गांधी का, जो विमेंस की पर्सनल हाइजीन होती है उसके बारे में महिलाओं को बताना, ताकि वो इन्फेक्शन से बच पाए। ठीक है, अब कुछ दिनों के बाद में महात्मा गांधी जी बोलते हैं अपनी वाइफ को कि तुम चलो ये तो कर रही हो, पर्सनल हाइजीन का लेसन सिखा रही हो सभी को, लेकिन यहाँ पर जितनी भी महिलाएं हैं उनमें से आधी से ज़्यादा महिला, लगभग 95% जो महिलाएं हैं, लगभग सारी मान लो आप, कुछ हाथ को छोड़ के, वो एक ही कपड़ों में रहती है, एक ही साड़ी में, मतलब एक ही उनके ड्रेस में वो रहती है, और वो भी बहुत ज़्यादा मैली कुचली ड्रेस है। तो इनसे पूछो कि तुम एक ही ड्रेस में क्यों रहती हो। ठीक है, अब जो उनकी वाइफ होती है वो कई सारी महिलाओं से वहाँ पे पूछती है कि तुम एक ही कपड़ों में क्यों रहती हो, और तुम्हारे कपड़े भी बहुत ज़्यादा गंदे हो चुके हैं। तो वो महिलाएं वहाँ पर ये कहती है कि हमें रहने के लिए जो छत मिल रही है और रहने के लिए जो कपड़ा मिल रहा है, एक कपड़ा, यही बहुत बड़ी बात है, यही हम बहुत मुश्किल से एफर्ड कर पा रहे हैं। इस हिसाब से आप देख सकते हैं कि ब्रिटिशर्स के टाइम पे इंडिया की क्या स्थिति वहाँ पर थी। ठीक है, अब यहाँ पर जो है वो एक क्वेश्चन नहीं, एक यहाँ पर चीज़ और आती है। एक इंग्लिश मैन होते हैं जिनका नाम होता है चार्ल्स फ्रीर एंड्रयूज। ठीक है, आपको ऊपर दिख रहा होगा चार्ल्स फ्रीर एंड्रयूज। ठीक है, 3rd वाले पैराग्राफ में 1st लाइन। तो ये एक इंग्लिश मैन होते हैं, ये अपने फिजी आइलैंड की तरफ जाते हैं, फिजी आइलैंड में जाना चाहते हैं और जाते भी है। ठीक है, लेकिन जाने से पहले ये महात्मा गांधी से मिल लेते हैं एक बार, ये महात्मा गांधी के फॉलोवर होते हैं। अब राजेंद्र प्रसाद जी जो है वो इनको रोकना चाहते हैं। क्यों रोकना चाहते हैं? क्योंकि ये जो प्रोटेस्ट हमारा चल रहा है, जो पीजेंट्स हो गए, फार्मर्स हो गए, इनके हक में जो हम लड़ाई कर रहे हैं, भाई चलो काफ़ी हद तक तो उनको राहत मिल गई, लेकिन अभी प्रोटेस्ट खत्म नहीं हुआ, अभी और चल रहा है। तो इंग्लिश मैन के अगेंस्ट में हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और यदि इंग्लिश मैन एक अंग्रेजों के खिलाफ प्रोटेस्ट हो रहा है और एक अंग्रेज यदि हमारी टीम में होगा, तो इससे हमको काफ़ी ज़्यादा राहत मिलेगी। ठीक है, अंग्रेज भी सोचेंगे कि हम यदि गलत करेंगे तो हमारी जनता हमारे खिलाफ हो जाएगी। ठीक है, लेकिन फिर महात्मा गांधी जी राजेंद्र प्रसाद जी को समझाते हैं कि नहीं, चार्ल्स फ्रीर एंड्रयूज को जाने दो, ये फिजी आइलैंड जाना चाहता है, इसको जाने दो, ये लड़ाई जो है वो हमारी है। यदि हम इसको अपने साथ में रखेंगे तो लोग क्या सोचेंगे कि अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए तुम्हें अंग्रेजों की ज़रूरत है, क्योंकि ये जो चार्ल्स फ्रीर एंड्रयूज है ये भी तो अंग्रेज है, तुम्हें, पर ये अच्छा अंग्रेज है थोड़ा बहुत, तो इनके खिलाफ लड़ने के लिए तुम्हें अंग्रेजों की ज़रूरत है। यानी कि इंडियंस में, भारतीयों में इतना दम नहीं है कि वो अकेले लड़ सके। तो महात्मा गांधी जी जो है वो बोलते हैं कि राजेंद्र प्रसाद जी को कि इन्हें जाने दो, ये हमारी लड़ाई है और हम ये खुद लड़ सकते हैं। ठीक है, तो इस हिसाब से महात्मा गांधी जी जो है यहाँ पे
सेल्फ रिलायंट यानी कि आत्मनिर्भर का जो पाठ है वो सभी को पढ़ाते हैं। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन और आ सकता है कि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिन लोगों ने वीडियो पूरा देखा है उनको समझ में आ चुका होगा कि एक क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि गांधी जी की टिपिकल पॉलिसी क्या है। तो गांधी जी की टिपिकल पॉलिसी ये देखिए, सबसे पहले जब उनके पास में नोटिस आया था, जो सुपरिटेंडेंट ने नोटिस भेजा था कि आप चंपारण छोड़ के चले जाइए, तो नोटिस के पीछे उन्होंने क्या लिख दिया था, आई डिनाइड, यानी कि मैं चंपारण छोड़ के नहीं जाऊंगा। तो दोस्तों जब उनके पास में लेटर आया था सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस का, तब उन्होंने उस नोटिस पे साफ साफ मना कर दिया था, आई डिनाइड। एसपी का क्या नोटिस आया था कि आप जो है चंपारण छोड़ के चले जाइए, और उन्होंने नोटिस के पीछे क्या लिख दिया, आई डिनाइड, यानी कि मैं चंपारण छोड़ के नहीं जाऊंगा। कोई भी इंसान जो है वो क्रिमिनल बनने से डरता है, हालांकि क्रिमिनल तो नहीं बने, लेकिन जो ब्रिटिश लॉ था उसके अकॉर्डिंग यदि अपन देखें तो इन्होंने लॉ ब्रेक कर दिया, और लॉ ब्रेक कर दिया तो ये क्रिमिनल बन गए। वैसे क्रिमिनल नहीं है ये, ठीक है, लेकिन ब्रिटिशर्स के आंखों में तो ये, ब्रिटिशर्स की नज़रों में तो ये क्रिमिनल बन ही गए थे, पहली चीज। और टिपिकल पॉलिसी जब कंपनसेशन की बात आती है तो ब्रिटिशर्स ने क्या सोचा था कि ये 100% कंपनसेशन मांगेंगे, ठीक है, बट इन्होंने 50% कहा था। फिर उन्होंने 50% भी ना बोल करके ब्रिटिशर्स ने क्या बोला था कि हम तो 25% देंगे, और 25% में ब्रिटिशर्स को लग रहा था कि महात्मा गांधी जी मानेंगे नहीं और यहीं पर डेडलॉक हो जाएगा, यानी कि कोई भी यहाँ पर कंक्लूजन नहीं निकलेगा। लेकिन महात्मा गांधी जी 25% में मान गए। तो इस, और फिर बाद में क्या बात बोली थी महात्मा गांधी जी ने कि ये बात कोई पैसों की नहीं थी, ये बात थी फियर की। जो जनता डर रही है ब्रिटिशर से, पीजेंट्स फार्मर जो डर रहे हैं ब्रिटिश गवर्नमेंट से, ब्रिटिश लैंडलॉर्ड से, आज के बाद ये डरना बंद कर देंगे। और जो जमींदार है और जो पीजेंट्स है, फार्मर्स है, इनके बीच में वाकई में जो रिलेशन होना चाहिए, एक जमींदार एक पीजेंट के बीच में जो रिलेशन होना चाहिए, वो रिलेशन सेटअप होगा, ना कि एक्सप्लॉइटेशन वाला रिलेशन सेटअप होगा। ठीक है दोस्तों, तो इसी के साथ आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया। जिसको भी वीडियो पसंद आई है वो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और सब्सक्राइब करने के बाद में जो बेल आइकन है उसको ऑल पे क्लिक कर दीजिए, ताकि अब से मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं वो आप तक जरूर पहुंच जाए। जय हिंद, वंदे मातरम।